आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट आर 11 दिसंबर शिफ्ट 2 का पेपर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन एनालॉजी से है। अगर 16,272 से रिलेटेड है तो 21 किससे रिलेटेड होगा? तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, 462। लॉजिक देखते हैं। लॉजिक है 16 का मल्टीप्लाई किया है 17 से अगले नंबर से तो 272 मिलेगा। इसी तरीके से 21 का मल्टीप्लाई करेंगे 22 से तो हमें 462 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ट इज रिलेटेड टू ITRS। तो हैंड किससे रिलेटेड होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा GZMC, फोर्थ ऑप्शन। इसमें क्या लॉजिक लग रहा है? इसमें सभी अल्फ़ाबेट से -1 कर रहे हैं। तो जे से -1 करेंगे आई मिल जाएगा, यू से -1 करेंगे टी मिल जाएगा, एस से माइनस करेंगे आर मिल जाएगा और टी से -1 करेंगे एस मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ जो हम एच से माइनस करेंगे 1 तो हमें जी मिलेगा, ए से -1 करेंगे तो जेड हो जाएगा, एन से माइनस करेंगे एम हो जाएगा और डी से -1 करेंगे तो सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 इज रिलेटेड टू 54। तो इनमें से कौन सा होगा रिलेटेड? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 8:69। तो 7 का जब स्क्वायर करेंगे उसमें +5 करेंगे तो हमें 54 मिल जाएगा। इसी तरीके से जब 8 का स्क्वायर करेंगे 64 होगा और उसमें 5 ऐड करेंगे तो हमें 69 मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑड वन आउट बताना है। तो इसमें ये ऑप्शन 1 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 4। इसमें क्या हो रहा है कि पहला जो इसमें वर्ड दिया है, पहला जो है वो अल्फ़ाबेट है और सेकंड वाला जो है वो वॉवेल है। ऐसे देखिए DE यानी कि जो सेकंड हमें दिया है वो वॉवेल है। इसी तरह HI में वॉवेल और NO में सेकंड वाला वॉवेल है। बट इसमें U और V में पहला जो अल्फ़ाबेट है ये पहला वॉवेल हो गया और दूसरा कॉन्सोनेंट है। तो जो फोर्थ है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऑड वन आउट का है। तो इनमें से ऑड वन आउट थर्ड ऑप्शन है। इसमें क्या लॉजिक है? इसमें लॉजिक है कि ये सारे क्यूब +1 है। तो 7 का क्यूब होता है 343 और उसमें 1 ऐड कर दिया तो 344 हो गया। इसी तरीके से 9 का क्यूब 729 होता है, उसमें एक ऐड कर दिया तो 730 हो गया। इसी तरीके से 12 का क्यूब होता है 1728, उसमें 1 ऐड कर दिया तो 1729। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है राइस को किसी कोड में MNXJ लिखते हैं तो वे को क्या लिखेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा BMZD। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डिक को अगर 40 लिख रहे हैं तो और लीफ को 48 लिख रहे हैं तो ट्रंक इक्वल्स टू क्या होगा? तो इसमें क्या कर रहे हैं, सभी जो अल्फ़ाबेट है उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं और उसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब ट्रंक की सारी वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 168 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज़ का है 16, 30, 62, 122, 246 क्वेश्चन मार्क। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, 490। इसमें क्या लॉजिक लग रहा है? इसमें लग रहा है कि पहले हम 16 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 32 आएगा, उसमें -2 कर देंगे तो 30 मिल जाएगा। फिर 30 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 60 मिलेगा, फिर +2 ऐड करेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई करके -2 कर रहे हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके +2 कर रहे हैं। तो ये अल्टरनेट में ये सीरीज़ चल रही है। तो इस तरीके से हम 246 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और फिर उसमें -2 कर देंगे तो हमें 490 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अल्फ़ाबेट सीरीज़ का है EFY FID GLI -IRS। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन बॉक्स पजल है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें पहला और दूसरा दोनों को ऐड करके जो नंबर हमें मिल रहा है उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें तीसरा नंबर मिल रहा है। तो फर्स्ट वाली लाइन में देखते हैं 8 का स्क्वायर 8 और 5 को ऐड करेंगे तो 13 मिलेगा और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। इसी तरीके लास्ट वाली लाइन में देखते हैं 7 और 8 को ऐड करेंगे तो 8 7 15 मिलेगा और 15 का स्क्वायर कर देंगे तो 225 हो जाएगा। तो सेकंड वाले में देखते हैं 10 में क्या ऐड करें कि उसका स्क्वायर करने पे 196 आए। तो 14 का स्क्वायर 196 होता है तो 10 में 4 ऐड करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन ये भी ट्राइंगल पजल है। 12, 6, 108 वैसे ही 16, 4, 240। तो यहाँ पे हमको थर्ड वाले में सॉल्व करना है। तो इसमें क्या चल रहा है, इसमें 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होगा, उसमें 6 का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो हमें 108 मिल जाएगा। इसी तरीके से 16 का स्क्वायर 256 होगा, उसमें 4 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस कर देंगे तो 240 हो जाएगा। इसी तरीके से 21 का स्क्वायर 441 होता है, उसमें से 7 का स्क्वायर 49 माइनस करेंगे तो हमें 392 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं ब्लड रिलेशन का है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ग्रैंडफादर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेन डायग्राम वाली पजल है। तो इसमें कह रहा है ट्राइंगल जो है वो बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करता है, सर्कल रिच को रिप्रेजेंट करता है और रेक्टेंगल सिटी ड्वेलर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी रिच सिटी ड्वेलर्स आर नॉट बिजनेसमैन। मतलब कि जो सिटी ड्वेलर्स हों वो रिच हों बट बिजनेसमैन वाले में ना आ रहे हो। यानी कि ट्राइंगल में सर्कल और रेक्टेंगल का में जो नंबर कॉमन हो बट वो ट्राइंगल में ना आ रहा हो। तो
ऐसे नंबर्स को ऐड कर देना है, तो ऐसे नंबर हम अगर देखेंगे तो 11 है और 7 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें 18 मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वेन डायग्राम सही है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 3 वेन डायग्राम हमें दिए हैं, तो ये किसको रिलेशनशिप को दर्शा रहे हैं, तो फादर्स, सन एंड इंजीनियर्स को दर्शा रहे हैं, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाइस की पजल है, एक डाइस की 3 सिचुएशन दी गई है, तो अगर हम पहले और तीसरी पोजीशन को में 5 को कॉमन लेते हैं और उससे क्लॉकवाइज चलते हैं, तो क्लॉकवाइज चलने पे हमें मिलेगा 3 और 1, यानी 1 और 3 आपस में अपोजिट हो जाएंगे और 2 और 4 आपस में अपोजिट हो जाएंगे। तो 1 और 3 अपोजिट हैं, 2 और 4 अपोजिट हैं, तो बचे 5 और 6 आपस में अपोजिट होंगे। और हमसे पूछा है कि 6 के अपोजिट कौन सा है, तो 6 का अपोजिट 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 दोस्त कैरम खेल रहे हैं और बोर्ड के चारों ओर बैठे हैं। बी सी के दाहिनी ओर है तथा डी ए के बाईं ओर है, तो सी के बाईं ओर कौन बैठा है, तो बी बैठा है। अगला क्वेश्चन है, स्कूल के से घर आते वक्त शाम को 5 बजे केतन की परछाई उसकी बाईं तरफ पड़ रही थी। केतन किस दिशा में चल रहा था, तो अगर वो शाम का समय है तो शाम का समय जो सन होगा वो कैसा किस साइड होगा, वेस्ट की साइड होगा, और उसकी जो परछाई पड़ रही है वो लेफ्ट साइड में पड़ रही है। इसका मतलब वो किस तरफ आ रहा होगा, नीचे की तरफ, यानी कि साउथ की तरफ आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगर एक क्यूब को एक घन जो सभी तरफ से नीला रंग का है 27 छोटे-छोटे घनों में काट दिया जाता है, जो कि एक ही आकार के हैं, इनमें से कितने घन ऐसे होंगे जो केवल एक तरफ से नीले रंग के होंगे? तो एक तरफ से कितने होंगे? टोटल हमें 6 घन मिलेंगे जो सिर्फ एक साइड से नीले होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर प्लस को माइनस से, माइनस को मल्टीप्लाई से और मल्टीप्लाई को डिवाइड से तथा डिवाइड को प्लस से रिप्लेस कर दें, तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने में क्या मिलेगा? तो इस इक्वेशन में सारे जो साइंस है उनको रिप्लेस कर दीजिएगा तो हमें 16 मिल जाएगा। बॉडमास का नियम लगाना होता है। ट्राइंगल आपसे पूछ रहा है इस गिवन फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं, तो काउंट कर लीजिएगा, टोटल 28 ट्राइंगल्स निकलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपयुक्त आकृति ए 4 उत्तर आकृतियों में से किसमें समाहित है? तो जो हमें ए ये आकृति दी गई है, तो ये पहले ही आकृति में समाहित है। आगे बढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अगर कह रहा है स्टाफ टा टा, ये रेन योर पोर डाउन है, ये सेकंड में दे दिया है, ये ही गोज डाउन, इसी तरह थर्ड का दे दिया है, तो इसमें हम कॉमन पहले और दूसरा, दूसरा तीसरा और पहला तीसरा ऐसे करके कॉमन वर्ड निकाल लेंगे। आगे पूछ रहा है कि ZTA या ज़्टा जो है ये किसका वर्ड है, तो फेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है MTA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो गोज को। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, थर्ड क्वेश्चन है कि विच लेटर कोड्स फॉर डाउन, तो डाउन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, FTA। आगे बढ़ते हैं। एनालॉजी का क्वेश्चन है, सीजर इज रिलेटेड टू क्लॉथ, उसी तरीके से साइथ किसके रिलेटेड है, तो अगर कैंची कपड़े को काटती है तो दराती क्या काटती है, दराती से घास काटते हैं, तो सेकंड ऑप्शन है ग्रास या घास। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर का है, पूछा है शीघ्रगामी स्मरण चिप कौन सी होती है, फास्टर मेमोरी चिप, तो फास्टर मेमोरी चिप इनमें से SR रैम है। अगला क्वेश्चन, पहला संगणक आर्किटेक्चर किस वर्ष लाया गया था, तो फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1970 में। अगला प्रश्न है, एक डैश लगभग 1 बिलियन बाइट्स के बराबर होती है, तो अगर हमें पता है कि 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं, तो 10 टू द पावर 9 यानी कि 9 जीरो होते हैं, तो एक बाइट जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, 1 गीगाबाइट के। अगला क्वेश्चन, सिस्टम जो कि एक से ज्यादा कार्यों को एक साथ करता है कहलाता है, तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक्सेल में एक सक्रिय सेल है, तो जो करंट सेल होती है जिसपे वर्क कर रहे होते हैं उसे ही एक्टिव सेल कहते हैं। एन HTTP रिक्वेस्ट कंटेन, एक HTTP अनुरोध में के कितने भाग होते हैं, तो एक स्टैंडर्ड HTTP रिक्वेस्ट में के 3 भाग होते हैं, और वो 3 भाग कौन कौन से हैं, तो नीचे लिखे हैं, रिक्वेस्ट लाइन होती है, हेडर होता है और एक मैसेज बॉडी होती है। अगला क्वेश्चन, एक प्रोग्राम जिसमें DBMS से ज्यादा उपभोक्ता अनुकूल इंटरफेस है, अ प्रोग्राम दैट जनरली हैज मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस देन अ DBMS, उसे फ्रंट एंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसी इस्तेमाल करने की शुरुआत किस पीढ़ी के संगणक में हुई थी, तो आईसी जो है वो कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में यूज हुआ है, थर्ड जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ था, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज हुआ था जिन्हें आईसी भी कहते हैं, और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था,
और 5th जनरेशन में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, पहले सूक्ष्म प्रकमक का आविष्कार किसने किया? यानी कि पहला जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किसने बनाया था? तो उसे टेड हॉक ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसडीएन का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, तो आईएसडीएन का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अगला प्रश्न है, डैश इज अ सेट ऑफ रूल्स। तो सेट ऑफ रूल्स क्या है? वो है प्रोटोकॉल, उन्हें हम कहते हैं। अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स। आगे पूछता है, लैंड वैन और मैन ऐसे संगणक तंत्र हैं जो कि अलग अलग क्षेत्र को दर्शाते हैं। इनके पहले अक्षर एल, डब्ल्यू और एम क्या कहलाते हैं? तो लैंड का फुल फॉर्म हमको पता होगा, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। वैन का वाइड एरिया नेटवर्क होता है। और एम का, मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो हो जाएगा लोकल, वाइड और मेट्रोपॉलिटन। अगला प्रश्न है, एवरी कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज आइदर। संगणक का हर एक अंग क्या होता है? तो या तो इधर वो हार्डवेयर में आता है या वो सॉफ्टवेयर में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंपाइलिंग हेल्प टू क्रिएट। तो संकलन डैश में सहायता करता है, तो क्या करता है? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने का कानूनी अधिकार जो कि कुछ बंधन पर आधारित है, तो उसको किसके द्वारा करते हैं? तो उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग। अगला प्रश्न है, एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर टू अनदर। तो उसे क्या कहते हैं? उसे बस या सीरियल बस कहते हैं। निम्न में से कौन ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन है? वो है डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसे ऑप्टिकल डिस्क इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक लेजर लगी होती है, उससे रीड करते हैं, इसलिए ऑप्टिकल डिस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेटा की अधिकतम मात्रा है जिसमें स्टोरेज माध्यम पर संग्रहित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? स्टोरेज कैपेसिटी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन अ स्टोरेज मीडियम। जैसे कि हम देखते हैं कि 64 GB, 128 GB, 256 GB, 1 TB, तो वो क्या होती है? उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, लैपटॉप के एक मानक अल्फा न्यूमेरिक कुंजी पटल में कितनी कुंजियां होती हैं? तो एक जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 100 से 104 इसका आंसर होगा, बट जो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 104 जो कीज होती हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था CDC 6600, CDC 6600। और ये जो था, ये किसने बनाया था? तो ये बनाया था सेमोर क्रे ने। इसीलिए सेमोर क्रो को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर इज वॉट एवर इज टाइप्ड, सबमिटेड और ट्रांसमिटेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम। तो उसको क्या कहते हैं? जो भी हम टाइप कर रहे हैं या सबमिट कर रहे हैं तो उसको कहते हैं इनपुट। और जो भी कंप्यूटर प्रोसेस करके उस इनपुट को प्रोसेस करके हमें देता है उसे कहते हैं आउटपुट। अगला प्रश्न है, प्रोसेसर के 3 अहम भाग हैं, तो कौन कौन से हैं? ALU है, कंट्रोल यूनिट है और रैम है। ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और रैम जो कि मेमोरी का पार्ट है। अगला प्रश्न है इंग्लिश का, चूज फ्रॉम द ऑप्शन सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो हमें सैंग फ्रॉइड का सिनोनिम बताना है। तो सैंग फ्रॉइड का मतलब सिनोनिम हो जाएगा कंपोजर। अगले प्रश्न में एरर फाइंडिंग करनी है। द नेशन शुड बी ग्रेटफुल टू द आर्म्ड फोर्सेस फॉर प्रोटेक्टिंग देम। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। अगला प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स का है, विद डैश योर लेटर वी रिग्रेट वी कैन नॉट अलाउ एनी फर्दर डिस्काउंट। तो यहाँ पे हो जाएगा विद रेफरेंस टू योर लेटर। अगला प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स का ही है, ही सक्सीडेड डैश डिंट ऑफ परसिवरेंस एंड शेयर हार्ड वर्क। तो इसमें आ जाएगा ही सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ परसिवरेंस एंड शेयर हार्ड वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज फ्रॉम द ऑप्शन द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो नॉन प्लस का सिनोनिम बताना है। तो नॉन प्लस का सिनोनिम होता है कंफ्यूज। अगला क्वेश्चन है, हमें इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो सेंटेंस दिया है, द क्वीन सेड इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू बी हियर दिस इवनिंग। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, द क्वीन सेड दैट इट गेव हर इमेंस प्लेजर टू बी देयर दैट इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, he advised his sons not to quarrel dash themselves when he was dead but to remain united। तो यहाँ पे among आएगा, he advised his sons not to quarrel among themselves, मतलब आपस में लड़ाई ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है, जो करेक्ट वर्ड लिखा है। तो इसमें जो है ए ऑप्शन जो है रिकोनाइटर जो है ये सही हो जाएगा।
बाकी की सही जो स्पेलिंग है वो यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर डैश पैसेंजर्स इन द बस टुडे देन यस्टरडे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फीवर। देयर आर फीवर पैसेंजर इन द बस टुडे देन यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एनोनिम बताना है इंट्रीबिट का। तो इंट्रीबिट का एनोनिम हो जाएगा डिप्रीडेंट। अब हिंदी के प्रश्न है। पहला प्रश्न है री स्वर है, तो ये कैसा स्वर है, हस्व स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुधन अधम का संधि रूप क्या है। तो पशुधन अधम मिलकर बनाता है पशुधम। अगला प्रश्न, अशुद्ध शब्द बताना है। तो इसमें जो शताब्दी है ये अशुद्ध शब्द है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगती है, शताब्दी होता है, शताब्दी नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम स्त्रीलिंग शब्द है। तो वह शब्द जो तत्सम भी है और स्त्रीलिंग भी है, मतलब संस्कृत का है और स्त्रीलिंग है, तो ऐसा शब्द है नासिका। अगला प्रश्न है दिवाली आते ही दुकानों में डैश अंडरलाइन चांदी वाली थाली बिकने लगी थी। तो इसमें प्रयुक्त कारक बताना है। तो चांदी वाली थाली, तो इसमें हो जाएगा संबंध कारक। विपाशा ने जो भी क्रिया, क्रिया नहीं होगा, यहाँ किया होना चाहिए, सो अच्छा है, रेखांकित पद है। तो जो इसमें पूछ रहा है कि ये क्या है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अब पूछ रहा है ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं। तो इसमें ललचाती को रेखांकित क्या है, तो ललचाती क्या है, ये एक अकर्मक अकर्मक क्रिया होगी। अगला प्रश्न है बात की बात में मुहावरे का अर्थ है। तो बात की बात में का मुहावरे का अर्थ होता है कि चर्चा लगाना या बात से बात निकलना और आगे बढ़ती चली जाना बात। अधर पल्लव में प्रयुक्त समास है। तो अधर पल्लव में कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास है, तो जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास है उसे क्या कहेंगे, आस्तिक कहेंगे। और जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, नास्तिक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अधिनियम के समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं था। तो कौन सा नहीं था, समाजवाद, सोशलिज्म जो टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति भवन वाज डिजाइन बाई। तो राष्ट्रपति भवन किसने डिजाइन किया था, तो एडविन लुटियंस ने। विच इज द हाउस वेयर द चेयरपर्सन इज नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस। तो कौन सा ऐसा सदन है जिसमें मुखिया उस सदन का सदस्य नहीं होता, तो लोकसभा, सॉरी माफ करिएगा, इसका आंसर ए होगा राज्यसभा। क्योंकि राज्यसभा का जो सदस्य जो अध्यक्ष होते हैं या मुखिया होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, बट वो क्या बोलते हैं उसको, पदेन अधिकारी होते हैं राज्यसभा के। अगला प्रश्न है भारतीय संसद का सचिवालय है। तो भारतीय संसद का जो सचिवालय है वो संसदीय कार्य मंत्रालय के अधीन आता है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। अगला प्रश्न है निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के में कभी भी संसद का सामना नहीं किया। तो कौन थे, चौधरी चरण सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है। तो जो आकलन समिति होती है, एस्टिमेट्स कमेटी, इसमें राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधि नहीं होता है, इसमें सारे के सारे लोकसभा के प्रतिनिधि होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन संसद की परामर्श समिति बनाता है। तो संसद की परामर्श समिति कौन बनाता है, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यकाल जिसे जीरो आवर कहते हैं उसकी अधिकतम समय सीमा क्या है। तो शून्यकाल जो है इसकी अधिकतम समय सीमा आधा घंटा 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। तो जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनको लोकसभा के जो भी प्रतिनिधि होते हैं वही मिलके आपस में चुनते हैं। तो इसमें लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। थल सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख और जल सेना प्रमुख और भारत के मुख्य न्यायाधीश, इन सबको जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, पूछ रहा है भारत में चुने हुए प्रतिनिधि किसके भाग होते हैं। तो जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो किसका भाग होते हैं, विधायिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है सरकारी और निजी भागों का होना। मतलब कुछ इंस्टीट्यूशन जो होंगे वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे और कुछ इंस्टीट्यूशन वो प्राइवेट कंट्रोल में भी होंगे। निम्न में से कौन आर्थिक प्रभार का उदाहरण नहीं है। तो आर्थिक प्रभार का उदाहरण कौन नहीं है, इसमें सफाई की सुविधा करना, सैनिटरी फैसिलिटीज, इकोनॉमिक ओवरहेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पनिहारी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो पनिहारी है ये राजस्थान का है। इसमें सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। Women from Rajasthan created the पनिहारी म्यूजिक स्टाइल। Women who fetch water from afar यानी कि दूर से जो पानी घड़ों में सर के ऊपर रख के लाती हैं उन्हें पनिहारी कहते हैं। और इसी से एक कला का जन्म हुआ जिसको कहते हैं पनिहारी म्यूजिक स्टाइल। ये राजस्थान की है। अगला क्वेश्चन है शिव कुमार शर्मा किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो शिव कुमार शर्मा जी जो हैं ये संतूर वादक हैं। फ्लूट के लिए हरिप्रसाद चौरसिया जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन जैन तीर्थंकर नहीं था? तो इनमें से नेमिनाथ, नाथ मुनि, सांभवनाथ ये सारे थे। जो चंद्रप्रभा है ये नहीं थे, जैन तीर्थंकर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अल्पना लोक कला किस राज्य से संबंधित है? तो जो अल्पना लोक कला है फोल्क आर्ट है वो पश्चिम बंगाल की है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सबसे प्राचीन भारतीय दर्शन है? तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था और कोई इसका करेक्ट आंसर नहीं मिला है कि मतलब सबसे कौन है, बट जो क्लोजेस्ट है वो शायद सांख्य है। तो सांख्य इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल फिलॉसफी पुट फॉर्थ बाय, और ये किसने दी थी? तो कपिल मुनि ने दी थी। और इसका जो मेन बेसिस है ये डुअलिस्टिक फिलॉसफी पे बेस्ड है। मतलब ये बताती है कि दो है, एक है पुरुष जिसे सोल कहते हैं और प्रकृति जो कि नेचर है। अगला क्वेश्चन हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ फ्लोटेशन? तो उत्प्लावन का सिद्धांत किसने खोजा था? तो आर्किमिडीज ने। आगे क्वेश्चन है सो बबल अटेन्स स्फेरिकल शेप ड्यू टू? तो साबुन का बुलबुला जो है वो गोलाकार आकार ले लेता है किस वजह से? तो सरफेस टेंशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अगर वस्तु को की गतिज ऊर्जा 300% बढ़ा दी जाए तो उसका वेग कितना बढ़ जाएगा? तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया है। तो एक फॉर्मूला होता है मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट 2 के ई इंटू एम। इसमें के ई काइनेटिक एनर्जी है, एम मास है और यहाँ पे रूट 2 है। तो इस फॉर्मूले से K1 K2 हम निकाल लेंगे और उसका रेशियो करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा 100% इंक्रीज। तो अगर काइनेटिक एनर्जी को 300% बढ़ाया यानी कि 3 गुना बढ़ा दिया गया है यानी कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हुई होगी वो 4 गुना हो गई होगी। ठीक है, क्योंकि 300% का इंक्रीज किया गया है। तो इसी तरीके से जो फाइनल मोमेंटम होगा वो हो गया होगा डबल इनिशियल से, बट इसने पूछा है कितना बढ़ाया या बढ़ेगा, तो 100% बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछ रहा है निम्न में से किस जोड़ी की इकाई समान है? तो इनमें से कौन सी है जिनकी यूनिट सेम है? तो वर्क और एनर्जी की दोनों की यूनिट जूल। इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, वर्क की जो होती है वो जूल में होती है। इसी तरह जो प्रेशर की यूनिट है इसकी पास्कल होती है जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया और यहाँ पे सिर्फ न्यूटन आएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। तो पावर जो है इसकी यूनिट होती है किलो वाट पर आवर, जो कि प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर है, तो 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है? इट इज अप्रोक्सीमेटली टू 10 टू द पावर 15 मीटर। और यही अगर हमसे किलोमीटर में पूछे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सी प्रक्रिया एनोडीकरण या एनोडाइजिंग अभिव्यक्त करता है? तो इनमें से एनोडाइजिंग क्या है? एनोडाइजिंग है फॉर्मेशन ऑफ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 किसकी होती है? हीलियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू व्हाट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ इट एटम? तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और अगर हमसे पूछे कि एटॉमिक वेट क्या होता है, तो एटॉमिक वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अमल सीसा संग्रहण बैटरी में ही प्रयोग होता है, जो लेड स्टोरेज बैटरी है जो हमारे इन्वर्टर वगैरह में यूज की जाती है, तो इसमें कौन सा एसिड यूज होता है? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रेयर अर्थ मेटल, इनमें से कौन प्रथम दुर्लभ मृदा धातु है? तो फर्स्ट रेयर अर्थ मेटल, तो अर्थ मेटल वाली सीरीज यानी कि लैंथेनॉइड सीरीज कहां से चालू हो जाती है? लैंथेनम से, 57 से। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सरफेस फिनोमेना? तो कौन सा सरफेस फिनोमेना है इसमें? बॉइलिंग, मेल्टिंग, इवेपोरेशन, फ्रीजिंग। तो जो इवेपोरेशन है, वाष्पित होना, ये एक सरफेस फिनोमेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रशियन साइंटिस्ट हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरी दी थी ओपेरिन और हार्डेन ने मिलकर दी थी, जिसमें जो ओपेरिन जी हैं ये रशियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन वाज गिवन बाय, तो जीन जो टर्म है ये जॉनसन ने दिया था। और अगर आपसे कभी पूछे कि जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था, तो जेनेटिक्स टर्म जो है वो बटेसन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
तारपीन तेल किससे मिलता है? तो तारपीन का तेल या टर्पेंटाइन ऑयल जो हमें वो पाइनस से मिलता है, जिसको हिंदी में चीड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन इज अ काइंड ऑफ। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है और ये कहाँ से निकलता है? तो इंसुलिन निकलता है बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस से, और ये कहाँ के हैं? ये होते हैं पैंक्रियाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो बारिश के पानी का संग्रहण का क्या उद्देश्य होता है? तो उसका होता है भूजल पुनर्भरण, रिचार्ज ग्राउंड वाटर। तो भूमि जल बढ़ाने के लिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्राइजेस ऑफ। तो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, तो कौन कौन होते हैं सूक्ष्म जीवाणु? तो सूक्ष्म जीवाणु में क्या क्या आ जाते हैं? बैक्टीरिया हो जाते हैं और फंगाई आ जाते हैं, ग्रीन प्लांट्स नहीं होते हैं। तो 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से रजिया बेगम के, मुझे ये रजिया सुल्तान के बारे में प्रश्न है, रजिया सुल्तान के असफल होने का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? तो सबसे प्रमुख कारण है उसका महिला होना, क्योंकि इसी की वजह से बाकी लोग जो थे, जो सरदार थे, वो उसके अगेंस्ट हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हु गॉट सांची स्तूप कंस्ट्रक्टेड। तो सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कंटेम्पररी ऑफ चंगेज खां। तो इनमें से चंगेज खां का समकालीन कौन था? तो चंगेज खां का समकालीन था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो कि 1211 से 1236 तक दिल्ली सल्तनत में बैठा था। और थोड़ा जानते हैं चंगेज खां के बारे में। तो चंगेज खां जो था उसका मूल नाम था तेमुजिन। और ये जो था ये इसका जन्म हुआ था 1162 में बैकाल झील के पास मंगोलिया में, और इसकी मृत्यु हुई थी 18 अगस्त 1227 को। अगला आगे देखते हैं चंगेज खान ने ईरान में ख्वारिज्म वंश के शासक पर आक्रमण किया, और उसका उत्तराधिकारी जो था जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी, उसके भय से यानी चंगेज खां के भय से वो सिंध नदी के तट पर पहुंचा, और सिंध नदी के तट पर पहुंचा और उसने दिल्ली के तट पर उस समय कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश से उसने जलालुद्दीन मंगबरनी ने सहायता मांगी, मगर इल्तुतमिश को पता था कि अगर इसको ये सहायता देगा मंगबरनी को, तो जो चंगेज खां है वो इंडिया आ जाएगा। तो अगर इंडिया आ जाता तो फिर इनकी गद्दी चली जाती। तो ये जो है इल्तुतमिश, ये इसके डर गया चंगेज खां से, और इसने वही चंगेज खां के वजह से इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को सहायता देने से मना कर दिया। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट जी ने कौन सा समाचार पत्र चालू करा था? तो वो था न्यू इंडिया, और एक और इनकी पत्रिका थी कॉमनवेल्थ। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था सेल्यूकस निकेटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मूल संस्थापक थे? तो मूल संस्थापक में सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो वाज अ फेमस कोर्ट पोएट ऑफ। तो अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? वैसे तो ये कई राजाओं के दरबार में थे, बट अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ये सबसे ज्यादा टाइम तक रहे। अगला प्रश्न है महरौली स्तंभ अभिलेख किसके समय से संबंधित है? तो महरौली स्तंभ अभिलेख जो है वो गुप्त काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है आगरा शहर को किस शासक ने बसाया था? यहाँ पे शासक होना चाहिए। तो आगरा किसने बसाया था? सिकंदर लोधी ने। अगला प्रश्न है बाबा आमटे किस सामाजिक कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो बाबा आमटे जो है इन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए बहुत ज्यादा कार्य किया था। तो कुष्ठ रोग के लिए कार्य के लिए जाने जाते हैं बाबा आमटे। अगला प्रश्न है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन भारत में सबसे पहले किसने किया था? तो इस सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किया था भारत में आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने ही जीरो की भी खोज की थी, बट उसका जो यूज है मैथमेटिक्स में उसे ब्रह्मगुप्त ने चालू किया था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? तो महात्मा गांधी जो कांग्रेस का 1924 का अधिवेशन हुआ था बेलगांव में, उसके अध्यक्ष बने थे। 1925 में कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था उसमें सरोजनी नायडू बनी थी, वो पहली भारतीय महिला थी कांग्रेस के अध्यक्ष। और 1916 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी बनी थी 1917 में उसकी बनी थी एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी, और सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न लिखते हैं
अगला प्रश्न पूछ रहा है सांची का महान स्तूप किस राज्य में है? तो सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की? तो ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी नवंबर 1927 में। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? उसने किया था परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट, जिसको हिंदी में स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। अगला प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा अभिकल्पित, या गेटवे ऑफ इंडिया को किसने डिजाइन किया था? तो इसे डिजाइन किया था जॉर्ज विटेट ने। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे लंबे समय के लिए समानांतर सरकार कहाँ बनाई गई थी? तो कई सारी समानांतर सरकारें बनी थी, तामलुक में बनी थी, सतारा में बनी थी, बलिया में बनी थी, तालचेर में बनी थी, और जो सबसे लंबे समय तक चली थी वो थी सतारा की। ये 42 से 46 तक चली थी लगभग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महान समाज सुधारक ज्योतिराव फुले के बारे में वाक्यों को पढ़ें। पहला, उन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया था, सही है। दूसरा, अगस्त 1848 में उन्होंने लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला, ये भी सही है। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ की रचना की थी? तो जो सिखों का जो आदि ग्रंथ है वो किसने रचना की थी? तो गुरु अर्जुन देव जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज। तो भारत की संविधान सभा के पहले सभापति कौन थे? तो पहले सभापति जो थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। भारत में पहला विधि कमीशन कब बनाया गया था? तो भारत का पहला विधि कमीशन बना था 1834 में। अगला प्रश्न है 1940 में तत्कालीन गवर्नर जनरल द्वारा प्रस्तावित अगस्त प्रस्ताव के संबंधित निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें। पहला वाक्य है इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा बनाने को प्रस्तावित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इसमें अल्पसंख्यकों की मांग को नजरअंदाज किया गया था, ये गलत है। इन्होंने अल्पसंख्यकों की मांग को वो समर्थित किया था। तीसरा ऑप्शन है गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद का विस्तार करने का प्रस्ताव था, हाँ ये भी था, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को एक्यूमुलेट करने का भी प्रस्ताव था। तो पहले और तीसरे ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है वर्ष 1884 के दौरान इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना किसने की थी? तो 1884 में किसने की थी आईएनए की स्थापना? इंडियन नेशनल यूनियन, सॉरी, आईएनयू की स्थापना तो एओ ह्यूम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजमगढ़ घोषणा पत्र जो कि 1857 के विद्रोह से संबंधित था किस तबके के लोगों की जरूरत को पूरा करने से जुड़ा हुआ था? तो इसमें ज्यादातर सारे ही लोग थे, जमींदार, व्यापारी तथा सरकारी नौकर। अगला प्रश्न है द कम्युनल अवार्ड वाज मेड बाय। तो कम्युनल अवार्ड किसने बनाया था, किसने दिया था? तो वो थे रामसे मैकडोनाल्ड। निम्न में से कौन सा कथन स्वराजवादियों के संबंध में सही है? तो जो पहला कथन है उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के ढांचे से बाहर अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, ये सही है। अगला क्वेश्चन है यूथ मेंस इंडिया एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित कथन को पढ़िए। पहला, इसे एनी बेसेंट ने 1914 में मद्रास में संगठित किया था, सही है। दूसरा, इसका स्वस्थ शरीर, मस्तिष्क और आत्मा को विकसित करके ईसाई मत के सिद्धांतों को प्रयोग में लाना था, नहीं, इसमें ईसाई मत का प्रयोग नहीं हुआ था। इसमें जो प्रयोग था वो हिंदू फिलॉसफी, क्योंकि जो एनी बेसेंट थी ये हिंदू फिलॉसफी पे काफी बिलीव करती थी। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1960s में। निम्न में से किस कंपनी ने ग्रामीण मार्केटिंग नेटवर्क जिसे ई चौपाल कहते हैं शुरू किया है? तो ये करंट का क्वेश्चन है, अब काफी पुराना हो गया है, इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने भारतीय कृषि को 60 माइक्रो रीजन्स, 13 माइक्रो रीजन और 6 माइक्रो रीजन्स में वर्गीकृत किया है? तो किसने किया है? पी सेन गुप्ता जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट वाइडली यूज्ड फंगीसाइड फॉर रस्ट फंजाई। तो रस्ट कवक के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फफूंदनाशी कौन सा है? तो वो है डाइथेन M45। नेक्स्ट क्वेश्चन पानी में उगले वाला वह फन जो नीले हरे कवक के साथ मिलकर वातावरण में नाइट्रोजन को व्यवस्थित करता है, तो वो है अजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन कृषि के मुख्य संसाधन है। तो कृषि के मुख्य संसाधन कौन कौन से हैं? बीज है, हवा है तथा जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने फसलों पर खाद्य तथा उर्वरक के प्रभाव को जानने के लिए प्रयोग की शुरुआत की थी? तो किसने की थी? वो थे सर जॉन बेनेट लुइस।
अगला प्रश्न है खरीफ, रबी और जायद शब्द संबंधित हैं। तो खरीफ, रबी और जायद ये किस भाषा के शब्द हैं? तो अरबी भाषा के। अगला प्रश्न है हवा के वेग को मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो विंड वेलोसिटी को मापने के लिए क्या यूज करते हैं? एनीमोमीटर। प्याज और लहसुन शोध निदेशालय DOGR कहाँ स्थित है? तो ये है नासिक में। मच्छर भगाने वाले कॉइल या मैट में होता है। तो जो हम यूज करते हैं ऑल आउट हो गया, गुड नाइट हो गया, मैक्सो हो गया, मॉर्टिन हो गया, तो इसमें क्या होते हैं? इसमें एक होता है कंपाउंड होता है एलिथ्रीन। तो डेरिवेटिव्स ऑफ एलिथ्रीन, एलिथ्रीन से व्युत्पादित। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अगर कोई नाशक जीव एक ही क्षेत्र में नियमित तौर पर उत्पन्न हो रहा है तो उसे कहते हैं। अगर कोई पेस्ट है जो एक ही जगह पे बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण अवस्थित है। तो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी कहाँ पे है? चेन्नई में। फिल्टर चैम्बर ऑफ होमोप्टेरस हेल्प इन रैपिड रिमूवल ऑफ। तो ये काफी टफ क्वेश्चन है। होमोप्टेरस का छनन का जो फिल्टर चैम्बर होता है वो किसको दूर करता है? तो वो जो एक्सेस वाटर इनटेक हो जाता है उसको दूर करने के लिए होमोप्टेरस में फिल्टर चैम्बर होते हैं। ये काफी टफ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एवरी फूड चेन ग्रीन प्लांट्स आर ऑलवेज। तो हर फूड चेन में ग्रीन प्लांट्स होंगे वो प्रोड्यूसर ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग अकर एज एबायोटिक कंपोनेंट। तो हमसे अजैविक घटक के रूप में क्या होगा? तो अजैविक घटक के रूप में कौन हो जाएगा? ऊर्जा का प्रभाव और खनिजों का चक्रीकरण। जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, ये तो जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला के अंतिम में है तो लास्ट इन द फूड चेन। तो फूड चेन के सबसे लास्ट में कौन होंगे? डिकम्पोजर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है की क्राइटेरिया फॉर अ हॉटस्पॉट इज। तो हॉटस्पॉट के लिए मुख्य रूप से मापदंड है तो कौन कौन से हैं? नंबर ऑफ इंडेमिक स्पीशीज, सही है। दूसरा, डिग्री ऑफ थ्रेट, ये भी ठीक है। तीसरा, नंबर ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज, ये गलत है, ये नहीं होगा। तो सिर्फ पहला और दूसरा। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर का दाचिंगम, तो दाचिंगम नेशनल पार्क है, किसका घर है? यानी कि वहां पे कौन पाया जाता है? तो हांगुल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारत में सबसे ज्यादा शहरीकृत राज्य है? तो सबसे ज्यादा शहरीकृत राज्य है वो है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला चतुर्भुज कहाँ से गुजरता है? तो ये भी थोड़ा टफ क्वेश्चन था। तो ये गुजरता है वडोदरा, पुणे, विशाखापत्तनम तथा वाराणसी से। अगला प्रश्न, किसी भी देश का जीवन स्तर निम्नलिखित तथ्य से दर्शाया जाता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रति व्यक्ति आय, या जिसे पर कैपिटा इनकम कहते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य की जनजाति जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम लिंग अनुपात वाला भारत में कौन सा राज्य है? तो सबसे ज्यादा लोवेस्ट सेक्स रेशियो किस स्टेट का है? हरियाणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की 50% से अधिक जनसंख्या आदिवासियों की है? तो ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी या स्टेट है? तो वो है अंडमान तथा निकोबार आइलैंड। अगला प्रश्न है जनसंख्या के संदर्भ में निम्न में से किस वर्ष के ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा गया है? तो ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड 1921 को कहा गया है, क्योंकि 1911 से 1921 तक जो था वो हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो नेगेटिव हो गई थी, और 1921 के बाद जो थी हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो पॉजिटिव हो गई थी, इसलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। अगला प्रश्न है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कार्यों में स्त्रियों की भागीदारी है? तो बहुत ही कम है, फेयरली लो। अगला प्रश्न है जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, तो जनसंख्या अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज दी सांगपो इन तिब्बत, जमुना इन बांग्लादेश। तो तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना किस नदी को कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला प्रश्न, मूल्य के रूप में इंडोनेशिया का मुख्य निर्यात क्या है? तो इंडोनेशिया का मुख्य निर्यात जो है वो है ऑयल एंड गैस। अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे शुष्क जगह किस देश में है? तो जो ड्राइएस्ट लोकेशन है वो है आटाकामा जो मरुस्थल है वहां पे है, और ये कहाँ है आटाकामा मरुस्थल? तो ये आता है चिली में। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के हिसाब से इनमें से कौन देश सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल का सबसे बड़ा देश है रशिया। अगला प्रश्न है पन्ना किसके लिए प्रमुख है?
तो पन्ना किसके लिए मशहूर है? तो हीरे की खदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में खेती का शुद्ध बोया गया क्षेत्र सबसे अधिक है? तो शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है वो पंजाब का सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक इन ड्राई समर। के पेड़ों से शुष्क ग्रीष्म में 6 से 8 सप्ताह के लिए पत्ते गिरते हैं। तो कौन सा ये फॉरेस्ट है? वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला प्रश्न, भारत के हिमालय श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी है। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है? कंचनजंगा, जो इस समय भारत में है। वैसे तो K2 है बट वो पीओके में है। अगला प्रश्न है, लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? तो चिलिका झील। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कारक किसी भी जलवायु जगह की जलवायु को नियंत्रित नहीं करते? तो दबाव और वायुमंडल ये जलवायु को अफेक्ट करते हैं, नियंत्रित करते हैं। दूसरा ऑप्शन है समुद्र से दूरी, ये भी करते हैं। चौथा ऑप्शन है महासागरीय जलधारा और भू आकृति की विशेषताएं, तो ये भी करते हैं। बट तीसरा जो ऑप्शन है पानी की उपलब्धता, तो इससे जलवायु जो है वो कंट्रोल नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, पूछ रहा है बिहार का शोक है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी को। और अगर हमसे पूछे कि पश्चिम बंगाल का शोक किसको कहते हैं? तो वो है दामोदर नदी को। अगला प्रश्न, सिंधु नदी तिब्बत से शुरू होती है, वह भारत के किस जिले से प्रवेश करती है? तो भारत में किस जिले में प्रवेश करती है, किस जिले से प्रवेश करती है सिंधु नदी? तो लद्दाख से। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? तो भारतीय जो मानक रेखा है वो गुजरती है प्रयागराज के नैनी जिले से। प्रयागराज के नैनी स्थान से। अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय भूभाग है, कौन सी रेंज इसकी उत्तर दिशा में है? तो दक्कन का पठार नीचे की तरफ है और इसके जस्ट ऊपर कौन सी पर्वतमाला है? तो वो है सतपुड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, विच वन इज द मोस्ट कैश क्रॉप ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो वो है गन्ना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर योजना का उद्देश्य है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर योजना का जो उद्देश्य है वो है बांझपन झेल रहे दुधारू जंतुओं के लिए पूर्णतः मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करना। अगला प्रश्न है, मथुरा और आगरा को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चलाई गई? तो कौन सी परियोजना चलाई गई है मथुरा और आगरा को पानी पहुंचाने के लिए? वो है गोकुल बराज प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है, विच वन इज अ खरीफ क्रॉप। तो इनमें से खरीफ फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल है धान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सितार और सुरबहार के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? तो इमदाद खानी घराना कहाँ का है? वो है आगरा का। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्रियां कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं वो है चुर्क और दल्ला में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्योग कौन सा है? तो जो उत्तर प्रदेश का मेजर इंडस्ट्री है वो है हैंडलूम इंडस्ट्री, जिसे हथकरघा उद्योग कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये जो हरिदास थे ये अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, इज सिचुएटेड ऑन द हिल टॉप बंगीरा। तो बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है, तो वह है रानी झांसी का किला। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरे का निष्कर्षण या हीरा प्राप्त होता है? तो कहां से होता है? बांदा से। अगला प्रश्न है, हाउ डज द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जिला पंचायत अकर। जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? तो जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है जनता के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे श्री गोविंद वल्लभ पंत। ये जो सुचिता कृपलानी थी ये शायद तीसरी मुख्यमंत्री थी और ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी देश की। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का बरसाना का होली महोत्सव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बरसाना का होली महोत्सव किस लिए प्रसिद्ध है? लट्ठमार होली के लिए। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो कौन सा जिला था? गाजियाबाद। ये अंतिम प्रश्न था। इसी के साथ 11 दिसंबर शिफ्ट 2 का पेपर खत्म होता है। थैंक यू।